सर, कल जिस प्रकार से 2 दिन की विपक्ष की बैठक है बेंगलुरु में, शिवसेना की तरफ से ठोकर जाने लगा, बैठक में क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए 17 और 18 तारीख को बेंगलुरु में मैं विपक्ष की नहीं, इस देश के प्रमुख राजनीतिक दल, आप विपक्ष नहीं कह सकते, क्योंकि जो बैठक पटना में हुई थी उसमें उद्धव जी ने कहा था कि विपक्ष नहीं कहना, हम राष्ट्रभक्त पार्टी सब लोग। तो ये सब जो पार्टी है लगभग उस वक्त 17-18 पार्टी थी, इस बार और 4 पार्टी बढ़ने वाली है। बेंगलुरु में हम मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी की वहाँ की सरकार होस्ट है। 17 तारीख को शाम को ये बैठक शुरू होगी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने डिनर का भी आयोजन किया है सबके लिए। काय तुम्ही अजूनही पालकत्वाची वाट पाहताय? ओएसिस फर्टिलिटीने आता 90,000 जोडप्यांचं आयुष्य आनंदाने भरलं आहे। आजच कॉल करा 78 25 89 36 00 वर आणि मिळवा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट वर सूट आणि सर्वांना द्या आनंदाची बातमी। फिर दूसरे दिन ये बैठक 11 बजे शुरू होगी। इस बार की बैठक जो है वो निर्णायक बैठक हो, बहुत सी बातें उसमें तय हो। महाराष्ट्र में शिवसेना की तरफ से पार्टी के चीफ उद्धव ठाकरे साहब जाएंगे, आदित्य जी जाएंगे और मैं खुद उनके साथ रहूँगा। मुझे लगता है एनसीपी के प्रमुख शरद पवार साहब भी उस बैठक में शामिल होंगे महाराष्ट्र से, और कांग्रेस पार्टी का आयोजन कर रही है। सर, काफी महत्वपूर्ण बैठक है ये मान के चलिए, क्योंकि आने वाला लोकसभा चुनाव बैठक तो महत्वपूर्ण है। पूरा तैयारी का जायजा ले लेंगे, सीट शेयरिंग का विषय है, कोई गिले शिकवे होते हैं थोड़े बहुत, इस बारे में चर्चा होगी। लेकिन ये बैठक जरूर, जैसे आप कहते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक। सर, एक और जानना चाहेंगे, राहुल गांधी एक बार प्रधानमंत्री को टिप्पणी करते हैं, फ्रांस के दौरे पे थे प्रधानमंत्री, वहाँ यूरोपियन में मणिपुर का जिक्र किया गया जो हिंसा हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री एक बात नहीं, कहीं भी लफ्ज का कहीं जिक्र नहीं करते। इसी के बाद से स्मृति ईरानी जो ट्वीट करते जो कि केंद्र मंत्री बीजेपी की, उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि वो फ्रस्ट्रेटेड नेता जिस तरह का बयान दे। नहीं, फ्रस्ट्रेटेड नेता राहुल गांधी जी कैसे हो सकते हैं? मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है। मणिपुर में जो प्रकार की हिंसा चल रही है, सरकार पूरी तरह से नाकाम है। अगर ये किसी और राज्य में होता और जहां बिगर बीजेपी शासित राज्य होता, तो यही सब लोग, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे स्मृति जी हो, हाँ, उनकी भाषा बदली से आप देखते। वहाँ राष्ट्रपति शासन भी लगाया होता, वहाँ की सरकार बर्खास्त होती। लेकिन क्या ये सच नहीं? मणिपुर की हिंसा के बारे में प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात अब तक लोगों के सामने, देश के सामने नहीं रखी है। मणिपुर की हिंसा के बारे में यूरोपियन पार्लियामेंट पर चर्चा होती है, तो उसमें गलत क्या है? अगर पूरे विश्व को चिंता है, लेकिन विश्व गुरु को चिंता नहीं। राहुल गांधी देश के नेता है। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी ने लगभग 4,500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की है पैदल। उनको लोगों का समर्थन है। देश के एक हिस्से में अगर इस प्रकार की हिंसा है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों की हत्या हो रही है, लोग बेबस और बेघर बन गए, लावारिस बन गए, उस बारे में देश का नेता चिंता व्यक्त करता है, तो फ्रस्ट्रेशन की बात कहाँ? फ्रस्ट्रेशन है हमें कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार आँख खोलकर हिंसा देख रही है ऐसे। तो किसी भी एक नागरिक जो देश का है संवेदनशील, उसको फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। सर, एक और सवाल जानना है, देवेंद्र फडणवीस हम नासिक में कहते हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ना राजनीति की नॉलेज है, ना बजट की नॉलेज, ना फैक्ट्री सेक्टर की नॉलेज। तो देख लेंगे। तो आप बताइए किसको नॉलेज? आपको नॉलेज है? जिस तरह से आपने खोखे वाली सरकार बनाई है, ये नॉलेज हमको नहीं है, ये सच है। भ्रष्टाचार करना और भ्रष्टाचारियों को समर्थन देना, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके सरकारें बनाना, सरकारें गिराना, इसका नॉलेज तो हमें नहीं है। हम ये बात मानते हैं। अगर आपको ये नॉलेज है तो हमारी आपको शुभकामनाएं।
सर एक और सवाल जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने जिक्र किया जहाँ पे बिहार बीजेपी की राज नहीं, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन की बातें करते हैं, वहीं बिहार में जिस तरह से हिंसा बीजेपी के एक नेता की मौत हुई है, इस मामले में मनोज तिवारी कहते हैं कि ये प्री प्लान था। बात ऐसी है कि इस बड़ा आंदोलन है, वहाँ की सरकार का अंतर्गत मामला स्टेट का, मैं बात नहीं करूँगा। चलो बैठक होणार आहे आणि त्याच बैठकीसोबत आता भाजप देखील बैठक घेणार आहे, तुमच्या बैठकीसमोर अशी बैठक केली पण बघा, ही काय स्पर्धा नाही आहे, आम्ही आमचं काम करतो आहोत. पाटण्यानंतर आता बेंगलोरला बैठक होते. पाटण्याच्या बैठकीला 18 प्रमुख पक्ष राजकारणातले उपस्थित होते. विरोधी पक्ष नाहीत म्हणत त्यांना मी, प्रमुख देशभक्त पक्ष जे लोकशाही टिकवण्यासाठी हुकुमशाहीच्या विरोधामध्ये जनतेच्या प्रश्नावर ते एकत्र येऊ इच्छितात, असे किमान 22 ते 23 पक्ष एकत्र येतील आणि 2024च्या निवडणुकासंदर्भात आपल्या भूमिका तिथे मांडतील, एकत्र काम करण्याविषयी काही तिथे करार मदार होतील. महाराष्ट्रातून शिवसेनेच्या तर्फे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे असतील, आदित्य ठाकरे जे असतील, मी स्वतः त्यांच्याबरोबर आहे. मला वाटतं महाराष्ट्रातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार साहेब असतील आणि देशभरातून सगळे प्रमुख लोक येत आहेत. 17 तारखेला संध्याकाळी सोनिया गांधींनी सगळ्यांसाठी एक रात्रीचं भोजन डिनरची आयोजन केलेलं आहे. बैठकसुद्धा रात्री सुरू होणार आहे. 18 तारखेला सकाळी परत बैठक सुरू होईल. 2 टप्प्यात बैठक आहे. सर काही दिवसांपूर्वी आपण दावा केलेला होता की मुख्यमंत्री कार्यालयातील राज्यातील कारागृहांमध्ये जे गुन्हेगार आहेत त्यांचे संपर्क आहे, त्यासंदर्भात क्राईम ब्रांचने आपल्याला काही बघा, मी असं ऐकलं आहे, अशा नोटिसा पाठवलेल्या आहेत. अशा नोटिसा आल्या तर मी पुराव्यासह उत्तर देईन, नक्कीच उत्तर देईन मी. आणि सध्याचं सरकार हे गुन्हेगारांना पाठीशी घालणारं सरकार आहे, सगळ्यांना माहिती आहे. तसं नसतं तर ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे, लूटमारीचे, देश बुडवण्याचे आरोप आहेत ते तुमच्या सरकारमध्ये सामील झाले नसते, तुम्ही त्यांना सामील केलं नसतं. माझ्या म्हणण्याला तो आधार आहे. ज्यांच्यावर चार्जशीट आहेत, आरोपपत्र आहेत, जामिनावर सुटलेले आहेत ED CBIच्या आणि इतर न्यायालयात, ते तुमचे सहकारी आहेत. मी बोलतोय त्यात तथ्य आहे ना. आणि बाकी गावगुंडांना गोळा केलेलंच आहे. गावगुंडांना बाहेर करून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवारांनी त्यांच्यावर सोडायचं निवडणुकीच्या माध्यमातून, हे आमचं धोरण आहे. राऊत बोलले की नोटीसा पाठवणार, मात्र राऊतांनी अनेक प्रकरण भ्रष्टाचाराची लागली, त्यावरती अजून काही सरकार काय बोलली नाही. नक्कीच राहुल कुल, राधाकृष्ण विखे पाटील, झाकीर नाईक कडून घेतलेला फंड, दादा भुसे, अशी अनेक प्रकरणं मी वारंवार दिली. अब्दुल सत्तारचं प्रकरण किती गंभीर आपण पाहता. हे गुन्हेगार नाही आहेत का? हे गुन्हेगार नाहीत का? आणि ह्यांना वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातून फोन जात नाहीत का? याचं उत्तर द्यावं मला नोटीस पाठवणाऱ्यांनी. आधी त्यांना नोटिसा पाठवा, त्यांना चौकशीला बोलवा, मग बघतो मी. कलंक शब्दावरून कलंक नसून निष्कलंक आहे असं मुख्यमंत्री म्हणतात, त्यामुळे कलंक हा शब्द अधिवेशनामध्ये लोकांना गाजवायचा. चर्चा होऊ द्या अधिवेशनात, चर्चा तर होऊ द्या आणि चर्चा तर होणारच, काही हरकत नाही. आत्ता सामनातलं मी जे लिहिलं आहे रोखोक ते वाचा, म्हणजे तुम्हाला कलंक शब्दाचा खरा अर्थ कळेल. त्यांचा फार जिव्हारी लागलेला आहे, सत्य फार आरपार बोचतं. सर की जो आपको नोटिस आई है, ये दावा किया था आपने कि ये सरकार कई सारे क्रिमिनल से कनेक्टेड है, इसको कैसे आप... ये सरकार जो है यही एक क्रिमिनल एक्ट है. ये जो सरकार बनी है यही एक क्रिमिनल एक्ट, षड्यंत्र. बड़े बड़े गुनहगार अपराधी इस सरकार में है या नहीं बताइए. जो जमानत पर छूटे हैं या जो इंटरिम बेल पर है, करप्शन, धोखाधड़ी, ऐसे मामले में जो लोग हैं, विधायक है, उनको मंत्री बनाया है. ये प्रधानमंत्री ने कहा है कौन कितने झूठे, मक्कार और बदमाश और गद्दार बेईमान लोग हैं देश डुबाने वाले. अगर ये आपके सरकार में बैठे हैं तो मैंने क्या गलत कहा? सर आपने कहा था जेल में लोग, ये भी है. मैं उनके बारे में जो एविडेंस है उसके साथ में अगर मुझे नोटिस मिलती है तो मैं जवाब दे दूँगा. चलो,
ठीक आहे. तर व्हीपवरनं कोरोनाचा व्हीप वगैरे असं चाललंय. त्यामुळे आता काँग्रेसने विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा केलेला आहे. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.